गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 7th द लेडी और द टाइगर। एक औरत या फिर टाइगर यानी कि बाघ। तो ये एक स्टोरी है जो कि 2 पार्ट्स में लिखी हुई है। आज अपने इसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक राजा की बर्बरता का वर्णन है और साथ ही साथ मानव स्वभाव के मनोविज्ञान के बारे में भी इसमें हमें बताया गया है। तो आज अपने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए किंग हु वाज क्रूर एंड वेरी मच लाइक ए सैवेज। लंबे समय पहले एक राजा था जो कि बहुत निर्दयी और एक बर्बर शासक था, यानी कि वह बहुत ही अशिष्ट, क्रूर का मतलब अशिष्ट भी होता है कि बहुत पहले एक राजा था जो बहुत अशिष्ट और बर्बर किस्म का था। ही हैड लर्न सम मैनर्स फ्रॉम हिज लैटिन नेबर्स। उसने अपने लैटिन पड़ोसियों से कुछ सभ्य तौर तरीके सीखे थे। बट मोस्टली ही वाज बार्बरिक, लाउड एंड ग्रफ। परंतु अधिकांशतः वह बार्बरिक होता है क्रूर, निर्मम, जिसमें किसी भी तरह की कोई सहानुभूति नहीं होती है वह, परंतु अधिकांशतः वह बहुत क्रूर, बड़बोला और कठोर या रूखा, ग्रफ का मतलब कठोर या रूखा व्यक्ति था। ही हैड नन ऑफ द ग्रेस एंड पॉलिश ऑफ हिज नेबर्स। उसके अंदर अपने पड़ोसियों के बिल्कुल भी शालीनता और शिष्टता के संकेत नहीं थे या गुण नहीं थे। ग्रेस में होती है शालीनता, यानी कि उनके अंदर, किसके अंदर, उस राजा के अंदर अपने पड़ोसियों से जो उन्होंने कुछ सभ्य आचरण सीखा था, उसके तौर तरीके सीखे थे, उसके लेस मात्र भी उसके अंदर अंश नहीं थे। ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट फैंसीज एंड इवन ग्रेटर इंथुसियाज्म। वह बहुत अधिक कल्पनाओं और अत्यधिक उन्माद वाला व्यक्ति था। इंथुसियाज्म का मतलब उन्माद और फैंसीज होती है कल्पना, यानी कि वह अपनी ही कल्पनाओं को प्रधानता देता था, अपने स्वप्न बुनता था और उन्माद में रहता था। उन्माद में नशा, यानी कि उन्हीं कल्पनाओं के नशे में विभोर रहता था। बिकॉज ही हैड सो मच अथॉरिटी एज ए किंग। क्योंकि राजा के तौर पर उसके पास बहुत अधिक अधिकार थे। ही वॉज एबल टू फॉर्स सम ऑफ दीज फैंसीज इन टू रियलिटी। और वह इन कल्पनाओं में से कुछ को वास्तविकता में बलपूर्वक बदलने में सक्षम था। और एटलीस्ट ही ट्राई टू, या फिर कम से कम वह उन्हें वास्तविकता में बदलने की कोशिश कर सकता था। तो यहाँ एक राजा के बारे में बताया गया है कि बहुत लंबे समय पहले एक अशिष्ट और निर्दयी या बर्बर शासक था। उसने अपने लैटिन पड़ोसियों से कुछ सभ्यता के तौर तरीके सीखे थे, परंतु वह अधिकांशतः क्रूर, बड़बोला और रूखेपन और कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसके अंदर अपने पड़ोसियों के गुण लेस मात्र भी नहीं थे। वह बहुत अधिक कल्पनाओं और उन्माद वाला व्यक्ति था, क्योंकि राजा के तौर पे उसके पास बहुत अधिक अधिकार थे और उन्हीं की वजह से वह अपनी इन कल्पनाओं में से कुछ को वास्तविकता में बदलने की कोशिश कर सकता था या बदल सकता था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, हिज पर्सनैलिटी वाज नॉर्मली काम व्हेन एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। जब सब कुछ ठीक ठाक होता था तो सामान्यतः उसका व्यक्तित्व शांत होता था। काम मतलब शांत। व्हेन देयर वाज ए लिटिल हिच हाउएवर ही वाज एक्सुलेंट एंड हैप्पी। जब वहाँ पर हिचमिच होती है गलती, जब वहाँ छोटी सी गलती होती थी, यद्यपि उस दौरान वह खुश और अत्यधिक प्रसन्न होता था। यानी कि अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ होती थी तो वो उसे खुशी प्रदान करती थी। ही लव्ड इट व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग। वह जब
गलतियाँ होती थी तो उन्हें पसंद करता था, बिकॉज दैट मीन दैट ही कुड देन करेक्ट दैम, क्योंकि तब उसका अर्थ होता था कि वह उन्हें सही कर सकता था। यानी कि वो चुनौतियों को पसंद करता था। कहने का मतलब वो चुनौतियों को पसंद करता था और वो कहता था जब कुछ गलत नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ गलत होगा तो मैं उन्हें सही कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, इसलिए वो गलतियों को पसंद करता था। ही लव टू मेक द क्रुक्ड स्ट्रेट टू क्रश डाउन द अनइवन प्लेस इन लाइफ, वह जीवन के अंदर उबड़ खाबड़ स्थानों को रौंदने और टेढ़े मेढ़े को सीधे करना पसंद करता था। क्रुक्ड स्ट्रेट का मतलब है टेढ़े मेढ़ों को सीधा करना, यानी कि जो भी कुछ गलतियाँ उनको सही करना। अनइवन प्लेस यानी कि असमतल, जो भी उसके जीवन के अंदर दुख वगैरह आते थे उनको, यानी कि उनको रौंदना, उन मुसीबतों का, उन चुनौतियों का सामना करना वो पसंद करता था। ही डिसाइडेड दैट देयर शुड बी ए वे टू एड कल्चर टू द लाइव्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, उसने निर्णय किया कि अपनी प्रजा के जीवन में संस्कृति को जोड़ने का कोई रास्ता अवश्य होना चाहिए। यानी कि उसने निर्णय किया कि अपनी इस संस्कृति को अपनी प्रजा के जीवन में जोड़ने के लिए हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए। हिज मेथड वाज द पब्लिक एरेना, हिज मेथड वाज द पब्लिक अरीना, यानी कि उसका तरीका है वो सार्वजनिक क्रीड़ा स्थल था। अरीना मतलब जहाँ पे दंगल होता है, यहाँ पे क्रीड़ाएँ की जाती है, इसको अपने क्रीड़ांगन भी बोल सकते हैं, यानी कि क्रीड़ा का आंगन या क्रीड़ा स्थल। देयर ह्यूमन्स एंड बीस्ट्स परफॉर्म्ड बिफोर ऑडियंस, जहाँ पर मनुष्य और जंगली जानवर या फिर अपने कह सकते हैं जानवर श्रोतागणों के सामने प्रदर्शन करते थे। यानी कि उसने सोचा कि लोगों के जीवन में संस्कृति को जोड़ने का कोई तरीका होना चाहिए और उसने तरीका अपनाया सार्वजनिक क्रीड़ांगन का, जहाँ पर मनुष्य और जानवर अपना प्रदर्शन करते। बट हिज फैंसीज असर्टेड देमसेल्व्स हियर, परंतु यहाँ भी उसकी स्वयं की कल्पनाएँ हावी रहती। असर्टेड का मतलब हावी होना। द अरीना दैट ही बिल्ड वाज नॉट फॉर द ऑनर एंड ग्लोरी ऑफ ग्लैडिएटर्स, ग्लैडिएटर्स यानी कि जो भी वहाँ पे फाइट करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, लड़ाकू। क्रीड़ांगन जो बनाया गया था वह लड़ाकुओं के गौरव और सम्मान के लिए नहीं था। ऑनर में सम्मान, ग्लोरी में गौरव, आबा। इट वॉज नॉट फॉर बीस्ट टू फाइट ईच अदर टू द फिनिश, और ना ही यह जानवरों के आपस में लड़ते हुए मरने के लिए था। इट वॉज नॉट इवन फॉर थ्रोइंग रिलीजियस हेरेटिक्स टू द लायंस, और ना ही यह अधर्मियों को शेरों के सामने फेंकने के लिए था। यानी कि ऐसा भी नहीं था कि वो अपनी जो भी अपराधी होते थे उनको शेर के सामने फेंकने के लिए उसने उस क्रीड़ांगन का निर्माण किया हो, ऐसा भी नहीं था। इट वॉज ही बिलीव फॉर द पर्पज ऑफ वाइडनिंग एंड डेवलपिंग द मेंटल एनर्जीज ऑफ हिज पीपल्स, यह था उसके विश्वास के अनुसार, या उसे विश्वास था, या अपने कह सकते हैं उसके विश्वास के अनुसार यह लोगों के मानसिक ऊर्जा के विकास और विस्तार के उद्देश्य के लिए था। वाइडनिंग मीन्स विस्तृत बनाना, डेवलपिंग विकास करना, यानी कि वो चाहता था कि इसके माध्यम से लोगों की जो मानसिक ऊर्जा है उसका विकास और विस्तार हो। इट वॉज ए वेस्ट एम्फीथिएटर विद इनसर्कलिंग गैलरीज, मिस्टीरियस वॉल्स एंड अनसीन पैसेज, यह एक विशाल रंगमंडल, गोलाकार या अंडाकार एम्फीथिएटर, थिएटर जैसे कि आप कहीं थिएटर में मूवी वगैरह देखने के लिए जाते हो उसी तरह से उसको एम्फीथिएटर यानी कि गोलाकार या अंडाकार रंगमंडल। यह एक विशाल गोलाकार या अंडाकार रंगमंडल था जिसमें कि घेरती हुई दीर्घाएँ, गैलरीज का मतलब दीर्घाएँ, मिस्टीरियस वॉल्स यानी कि रहस्य में तहखाने और अनसीन पैसेज अदृश्य गलियारे थे। यानी कि उसने एक विशाल अंडाकार रंगमंडल का निर्माण करवाया जिसके अंदर घेरती हुई दीर्घाएँ, रहस्य में तहखाने और अदृश्य गलियारे थे। इट वॉज टू बी ए मीन्स फॉर पोएटिक जस्टिस, यह आदर्श न्याय का एक साधन था। मीन्स का मतलब साधन है यहाँ पे, कि यह पोएटिक जस्टिस का मतलब है आदर्श न्याय, यह आदर्श न्याय का एक साधन था। इट वॉज टू बी ए प्लेस वेयर क्राइम वॉज पनिश्ड और वर्च्यू
रिवार्डेड ऑल बाय चांस। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ अपराधियों को दंड और अच्छाई के लिए पुरस्कृत किया जाता था, और ये सभी संयोगवश, यानी कि जिसका जैसा भाग्य होता था उसको उसी के अनुसार वहाँ पे दंड या पुरस्कार प्राप्त होता था। When the king was interested in people and their crimes, he would dictate that their fate should be decided in the arena. जब राजा लोगों में और उनके अपराधों में रुचि रखता था, वह एक निर्देश देता था, डिक्टेट का मतलब आदेश देना, वह आदेश देता था कि उनके भाग्य को उस क्रीड़ांगन में निर्धारित किया जाना चाहिए, यानी कि किया जाए। वो आदेश देता था कि अब चलिए इस अपराध का निर्णय अपने क्रीड़ांगन में करेंगे। दिस किंग न्यू नो ट्रेडिशंस फ्रॉम अदर किंगडम्स। यह राजा अन्य साम्राज्यों की परंपराओं के बारे में नहीं जानता था। हिज ओनली एलिजेंस वॉज टू हिमसेल्फ एंड हिज ओवन फैंसीज। उसकी निष्ठा केवल स्वयं में और स्वयं की कल्पनाओं में थी। एलिजेंस मतलब निष्ठा या विश्वास, कि उसकी निष्ठा केवल अपने में और अपनी कल्पनाओं में थी। दिस फैंसी द चांस फेट डिसीजन इन एरिना। ये कौन सी, यानी कि दिस फैंसी यह कल्पना, और कल्पना कौन सी, चांस फेट डिसीजन इन द एरिना, यानी कि संयोग भाग्य का निर्धारण क्रीड़ांगन में, केम अबाउट बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक येट बार्बरिक आइडियलिज्म। उसके रोमांचकारी परंतु निर्मम आदर्शवाद का कारण थी। यानी कि यह कल्पना, कौन सी कल्पना, कि संयोग भाग्य का निर्धारण क्रीड़ांगन में, यह उसके रोमांचकारी परंतु निर्मम और आदर्शवाद का कारण थी। यानी कि यह कल्पना उसके रोमांचकारी और परंतु निर्मम और आदर्शवाद था, उसी की वजह से अस्तित्व में आई थी। When all the people had gathered in the gallery and the king was seated on his throne high up on one side of the arena, he would give a signal. जब सभी लोग दीर्घाओं में एकत्रित हो जाते थे और राजा उस क्रीड़ांगन में एक तरफ ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाता था, तो वह एक संकेत देता था। थ्रोन में सिंहासन, सीटेड मीन्स बैठ जाता था, यानी कि जैसे ही सभी लोग एकत्रित हो जाते थे और राजा भी उसी क्रीड़ांगन में एक तरफ जो उसका ऊंचा सिंहासन था उस पर आकर बैठ जाता था, तो वह एक संकेत देता था। ए डोर बीनीथ हिम वुड ओपन। एक दरवाज़ा जो उसके नीचे होता था वह खुलता। एंड द एक्यूट पर्सन वुड स्टेप आउट इनटू द एम्फीथिएटर। और वह एक्यूट का मतलब अपराधी, और अपराधी व्यक्ति उस रंगमंडल के अंदर आगे बढ़ता। डायरेक्टली ऑपोजिट द एक्यूट देयर वर टू डोर्स। सीधे उस अपराधी के बिल्कुल सामने दो दरवाजे थे। एग्जैक्टली लाइक अलाइक एंड साइड बाय साइड, बिल्कुल एक जैसे और अगल बगल में, साइड बाय साइड यानी कि एक दूसरे से सटे हुए। तो कह सकते हैं कि उसने एक ऐसे रंगमंडल का निर्माण करवाया था जहाँ पर वह स्वयं एक ऊंचे सिंहासन पर बैठता था और अपराधी को उस रंगमंडल में आना होता था, और उस अपराधी के रंगमंडल में आते ही उसके बिल्कुल सामने एक जैसे दो दरवाजे होते थे, एक दूसरे के अगल बगल में। द पर्सन ऑन ट्रायल, वह व्यक्ति जिस पे मुकदमा चलता था, यानी कि अपने बोल सकते हैं एक्यूट अपराधी, हैड टू वॉक ओवर टू दीज डोर्स एंड ओपन वन ऑफ देम। अपराधी व्यक्ति को उन दरवाज़ों तक चलकर जाना होता और उनमें से किसी एक दरवाजे को खोलना होता था। ही कुड ओपन विच एवर डोर ही वांटेड, वह उनमें से किसी भी एक दरवाजे को खोल सकता था जिसे वह चाहता था। ही वाज सब्जेक्ट नो प्रेशर फ्रॉम द किंग और हिज कोर्ट, उस पर राजा या दरबारियों का कोई भी दबाव नहीं होता था। द ओनली इन्फ्लुएंस वाज दैट ऑफ फेट और लक, वहाँ केवल नियति और भाग्य या भाग्य का प्रभाव होता था। कहने का मतलब उस पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था कि तुझे कौन सा दरवाज़ा खोलना है, जिसे वो चाहता था उसे खोल सकता था। अब बस वहाँ पे ये उसका भाग्य निर्धारित करता था कि उसके लिए उस दरवाजे में से क्या निकलने वाला है। इफ़ द एक्यूट ओपन वन डोर ए हंग्री टाइगर केम आउट, यदि अपराधी एक दरवाजे को खोलता था तो एक भूखा बाघ बाहर आता था। इट वॉज द फियर्स एंड मोस्ट क्रूअल
that could be found, and it immediately jumped on him and tore him to pieces as a punishment for his guilt. और यह एक बहुत ही खूंखार यानी कि भयानक या अत्यधिक निर्दयी हो सकता था, जो कि तुरंत उस पर जंप लगाते हुए, उस पर कूदते हुए उसके दोस्त की सज़ा के लिए उसे टुकड़ों के अंदर काट देता। यानी कि ये उसका भाग्य था कि 2 दरवाजे उनमें से एक को खोलता है। अगर उसका दुर्भाग्य है तो हो सकता है वहाँ से एक बहुत ही खूंखार और भूखा टाइगर बाहर आए जो उसको टुकड़ों के अंदर काट दे, और ऐसा माना जाए कि वह दोषी था इसलिए उसकी सज़ा मिली है। When the fate of criminal was thus decided, said iron bells were rung. जब अपराधी के भाग्य को इस तरह से निर्धारित किया जाता था तो वहाँ पर दुखयुक्त लोहे की घंटियाँ बजती थी। एंड ग्रेट bells went up from the hired mourners who were posted outside the arena. यानी कि जब अपराधी का भाग्य इस तरह से निर्धारित होता था तो वहाँ दुखी लोहे की घंटियाँ बजती थी, और किराए के विलापियों, मोनर्स का मतलब विलाप करने वाले और वेल्स का मतलब विलाप, किराए के विलापियों के द्वारा जो कि उस अरीना के बाहर खड़े होते थे, ऊंची आवाज़ में या बहुत शोर के साथ विलाप किया जाता था। द ऑडियंस वेंट होम विद bowed heads and doleful hearts, and said that one so young and fair or so old and respected should have merited such a fate. श्रोतागण इसके बाद झुके हुए सिरों के साथ और दुखी हृदय के साथ अपने घरों को लौटते थे। दुखी इसलिए क्योंकि वो सोचते थे कि इतने युवा और इतने सुंदर या फिर इतने वृद्ध और इतने सम्मानित व्यक्ति का दुर्भाग्य ऐसे निर्धारित हुआ या प्राप्त हुआ। कहने का मतलब कि जब ये सब होता था, वह टाइगर उसे टुकड़ों में काट देता था, तो लोग दुखी हृदय के साथ, झुके हुए सिर के साथ अपने घरों को लौटते थे। और वो दुखी इसलिए होते थे कि वह अपराधी युवा था, सुंदर था, या फिर वह वृद्ध व्यक्ति था और बहुत सम्मानित व्यक्ति था, फिर भी उसका भाग्य को यही प्राप्त हुआ। If he opened the other door, a lady came out. यदि वह दूसरे दरवाजे को खोलता तो उससे एक औरत बाहर आती। यानी कि 2 दरवाजे थे, एक के अंदर औरत और एक के अंदर टाइगर होता था। तो ये उसका भाग्य ही था कि अगर उसके भाग्य में औरत है तो वह उसी दरवाजे को खोलेगा, और अगर उसका दुर्भाग्य है तो हो सकता है वहाँ से एक टाइगर आए। द किंग ऑलवेज चूज द लेडीज हिमसेल्फ। राजा औरतों को स्वयं चुनता था। ही मेड श्योर दैट ईच वाज ऑफ द सेम एज एंड स्टेशन एज द एक्यूज्ड एंड दैट शी वाज ब्यूटीफुल। वह यह सुनिश्चित करता था कि प्रत्येक औरत उस अपराधी की आयु की हो और सामाजिक स्तर की भी उसके सम्मान हो, और साथ ही साथ वह सुंदर भी हो। यानी कि राजा ऐसा इसलिए करता था, कैसा कि औरतों को वह स्वयं चुनता था। ऐसा करने का उसका रीज़न था कि जो अपराधी है उसी की आयु की औरत होनी चाहिए, उसके सामाजिक स्तर की भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो सुंदर भी होनी चाहिए। द रूल वाज दैट द एक्यूज्ड वाज टू मैरी हर इमीडिएटली। और नियम यह था कि अपराधी को तुरंत उससे शादी करनी थी। इट डिडंट मैटर इफ़ ही वर ऑलरेडी मैरिड एंड हैड ए फैमिली। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह पहले से शादीशुदा है और एक फैमिली यानी कि परिवार रखता था। द लेडी वाज ए साइन ऑफ हिज इनोसेंस। और वह औरत उसके निर्दोषता का प्रतीक होती थी। सो इफ़ द एक्यूज्ड ऑलरेडी लव्ड अनदर, दैट अदर वाज टू बी फॉरगॉटन। और यदि अपराधी पहले से किसी और से प्रेम करता था तो उसे यानी कि उस दूसरे अपने प्रेम को या दूसरी औरत को भूल जाना होता था। इट वॉज द किंग्स वे। यह राजा का एक तरीका था। ही अलाउड नथिंग टू इंटरफेयर विद हिज डिसीजन। वह अपने निर्णय में किसी भी चीज़
को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता था, यानी कि उसने जो निर्णय किया है उसके अंदर किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता था। इंडीड इमीडिएटली आफ्टर द लेडी अपीयर्ड अनदर डोर बीनीथ द किंग ओपन, तुरंत, वास्तव में उस औरत के वहाँ उपस्थित होने के तुरंत बाद एक राजा के नीचे का दूसरा दरवाज़ा खुलता था। एंड आउट कैम ए प्रीस्ट, म्यूजिशियंस, सिंगर्स एंड ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, और वहाँ से पुजारी, संगीतकार, गायक और नृत्य मंडली बाहर निकलती थी। इन ए प्रोसेशंस दे ऑल चेयरफुली मार्च्ड एंड sang फॉर द कपल स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द अरीना। एक जुलूस के रूप में वे सभी प्रसन्नतापूर्वक वहाँ तक आगे बढ़ते और अरीना के बीचों बीच खड़े हुए उस युगल के लिए गाना गाते। द बेल्स rang, ऑडियंस shouted in approval, and the innocent man, preceded by children strewing flowers in the couple's path, led his new bride to his home। और वहाँ पर घंटियाँ बजती, श्रोतागण अनुमोदन में चिल्लाते और वह निर्दोष व्यक्ति बच्चों के द्वारा उस युगल के रास्ते में बिखेर गए फूलों पर से चलते हुए अपनी नई दुल्हन को घर ले जाता। दिस वाज द किंग्स सेमी बाबिक मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस। यह राजा का एक अर्ध बर्बर या क्रूर न्याय प्रदान करने का तरीका था, यानी कि राजा का यह न्याय प्रदान करने का एक अर्ध बर्बर तरीका था। एंड इट्स फेयरनेस इज ऑब्वियस, और इसकी निष्पक्षता है वो स्पष्ट है, यानी कि उसके अंदर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता था। निष्पक्षता का मतलब भेदभाव, यानी कि किसी को ये पता नहीं होता था कि कौन से दरवाजे के अंदर औरत है और कौन से में क्या है, टाइगर है। तो ये सब कुछ उसके भाग्य पर निर्भर करता था, इसलिए बोल सकते हैं कि उसकी निष्पक्षता है वो स्पष्ट थी। द क्रिमिनल कुड नॉट नो विच डोर द लेडी वाज बिहाइंड, क्योंकि अपराधी नहीं जान सकता था कि कौन से दरवाजे के पीछे औरत थी। He opened whichever door he wanted to without knowing whether in the next instant he was to be eaten or married। वह बिना कुछ जाने उनमें से किसी भी एक दरवाजे को खोलता था कि अगले ही क्षण उसे खाया जाएगा या फिर उसकी शादी होगी। यानी कि अपराधी यह नहीं जानते हुए कि अगले क्षण उसके साथ क्या होने वाला है, उस दरवाजे को खोलता था कि एक औरत के साथ उसकी शादी होगी या फिर उसे टाइगर के द्वारा खा लिया जाएगा। On some occasions the tiger came out one door and on other occasions it came out of the others। कुछ अवसरों पर यह टाइगर एक दरवाजे से आता था और अन्य अवसरों पर यह दूसरे दरवाजे से आता था, यानी कि यह सुनिश्चित नहीं था कि कौन से दरवाजे के अंदर टाइगर ही रहेगा, ऐसा पहले से निर्धारित नहीं था, डिसाइड नहीं था। In this system there was instant punishment for guilt and instant reward for innocence। इस व्यवस्था के अंतर्गत दोषी व्यक्ति के लिए तुरंत सजा और निर्दोष व्यक्ति के लिए तुरंत पुरस्कार की व्यवस्था थी। Whether the accused wanted to reward or not, चाहे अपराधी उस पुरस्कार को प्राप्त करना चाहता था या नहीं। There was no escape from the judgment of the king's arena। वहाँ राजा के उस क्रीड़ांगन के में निर्णय से नहीं बचा जा सकता था, यानी कि कोई भी नहीं बचता था। द इंस्टीट्यूशंस वॉज ए पॉपुलर वन, और यह चिरकालीन प्रथा लोकप्रिय थी। इंस्टीट्यूशंस का मतलब है चिरकालीन प्रथा, ऐसी रिवाज, ऐसी ट्रेडिशन जो लंबे समय से चली आ रही हो। व्हेन द पीपल गैदर्ड टुगेदर ऑन वन ऑफ द ट्रायल डेज दे नेवर न्यू वेदर दे वर टू विटनेस ए ब्लडी स्लैटर और ए फेस्टिव वेडिंग। जब मुकदमे के दौरान या मुकदमे के दौरान सुनाए जाने वाले न्याय के दौरान लोग एकत्रित होते थे तो वे कभी भी नहीं जानते थे कि वे एक रक्तरंजित संगार, ब्लडी स्लैटर का मतलब रक्तरंजित संगार, और एक फेस्टिव उल्लासपूर्ण वेडिंग में शादी, कि वे एक रक्तरंजित संगार या फिर एक उल्लासपूर्ण शादी के साक्षी बनने जा रहे हैं, यानी उन्हें पता नहीं होता था कि क्या होने वाला है। दिस एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी यूजुअली मेड द ओकेजन मोर इंटरेस्टिंग देन इट वुड हैव बीन अदरवाइज। अनिश्चितता का यह घटक सामान्यतः अवसर को और अधिक रुचिकर बना देता था जैसा कि वो हो सकता था, यानी कि जैसा वह अन्य अवसरों पर नहीं हो सकता था। द पीपल वर एंटरटेन्ड एंड नो वन डाउटेड दैट जस्टिस वाज
बीइंग सर्व्ड। लोगों का मनोरंजन होता था और वहाँ प्रदान किए गए न्याय के बारे में किसी भी संदेह नहीं होता था। ऑल बिलीव्ड दैट द एक्यूज्ड हैज हिज फेट इन हिज ओन हैंड्स। सभी का विश्वास था कि अपराधी का अपना स्वयं का भाग्य अपने हाथों में था। तो आशा करता हूँ आपको ये फर्स्ट पार्ट इसका समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड इसका पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।